हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम कवर कर रहे हैं यूनिट 18 रीजनल सिटीज़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन्हीं के बेसिस पर स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें इस वाली यूनिट से शॉर्ट नोट्स आते हैं। तो मैंने जो चेक किए थे उसमें से 3 टॉपिक थे। एक तो आपका जौनपुर, एक ये गौड एंड पांडवा, एंड थर्ड इज़ बीदर एंड गुलबर्ग एंड बीदर। सो हमने जौनपुर वाला तो लास्ट वीडियो में कवर कर लिया। आज हम कवर करेंगे गौड़ एंड पांडवा एंड गुलबर्ग एंड बीदर का। आते हैं अपने टॉपिक पर। हमें गौड़ एंड पांडवा के बारे में पढ़ना है। मैं हो सकता है इन नाम को मिस प्रोनाउंस कर रही हूँ। सो बेसिकली ये दोनों ही बंगाल में सिचुएटेड हैं। एंड होता क्या है, इनकी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। जब भी हम किसी भी रीजनल सिटी के बारे में पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री देखते हैं, उसके बाद फिर हम उसकी प्लानिंग और आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो बंगाल में क्या हो रहा था कि जैसे जब इस्लाम स्प्रेड हुआ ना, तो इसके साथ साथ कुछ मिन टाउन्स भी हमें देखने को मिलते हैं। मिन टाउन्स क्या आती है, जैसे ये गौड़ एंड पांडवा, सोनार गांव। तो ये जो टाउन्स थे, ये क्या होता था कि जो रूलर्स थे ना, वो कॉइन्स बनवाते थे। तो वो कॉइन्स इन सिटीज़ में स्प्रेड हो रहे थे, जिसकी वजह से ये टाउन्स डेवलप हुए। एंड हमने बात करी अभी कि इस्लाम जो था वो स्प्रेड हो रहा था। तो वो कैसे हो रहा था कि जो सूफ़ीज़ थे ना, वो यहाँ पर माइग्रेट करके आ रहे थे, यहाँ पर सेटल हो रहे थे, और उनकी वजह से उनकी खानका डेवलप हुई, उनकी दरगाह बन रही थी, मदरसे खुल रहे थे। तो इन सब चीज़ों से फर्दर क्या हो रहा था, टाउन्स की ग्रोथ हो रही थी इन एरियाज़ में। इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये गंगा रिवर के पास सिचुएटेड है। एंड जो पाला किंग्स जो थे एंशिएंट इंडिया में, उनकी कैपिटल थी लखनऊती। वहाँ पर ही ये सिटी इस्टेब्लिश्ड है। अब 1205 में ना इस सिटी को मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी, जो कि गौरिद सुल्तान यानी मोहम्मद गौरी जो था उसके सबॉर्डिनेट थे, तो उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया और एक तरह से इसको कॉन्कर कर लिया, जीत लिया था इसको। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, अपने नाम से नहीं, गौर विजय के नाम से जो है कॉइन्स इशू भी कराए थे। तो उसके बाद से क्या हुआ था, जो वहाँ पे रीजनल रूलर्स थे ना, उसकी कैपिटल बन गया था ये गौड़। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि 1339 में जब अलाउद्दीन अली शाह राजा बनता है, तो वो क्या करता है, अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देता है, गौड़ से पांडवा शिफ्ट कर लेता है। अभी अलाउद्दीन अली शाह जो था ना, ये बंगाल का सुल्तान था। लेकिन जो सेंटर में दिल्ली सल्तनत का जो राजा था, रूलर था, फिरोज शाह तुगलक, वो क्या करता है 1353 में वो दिल्ली से बंगाल मार्च करता है और पांडवा को लूट लेता है। एंड जब 1437 में वापस से नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह बंगाल का सुल्तान बनता है, तो वो क्या करता है, अपनी कैपिटल को वापस गौड़ मूव कर देता है। पहले पांडवा थी, अब फिर से उसने गौड़ को बना दिया। तो अब गौड़ जो है वो क्या बन जाती है, कैपिटल बन जाती है बंगाल सल्तनत की। पूरे सल्तनत के टाइम पर ये बंगाल की कैपिटल बनकर रहती है। और फिर इसके बाद फिर हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी है, जो वो शेरशाह सूरी जो है वो कम्प्लीटली इसको फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है। शेरशाह सूरी का रूल ख़त्म होने के बाद मुगल्स के हाथ में फिर से पावर आती है। एंड अकबर के टाइम पे फिर से हमें कैपिटल में एक शिफ्टिंग देखने को मिलती है गौड़ से टांडा की तरफ। एंड हम देखते हैं कि किस तरह से इतनी ज़्यादा जो चेंजेस हो रहे हैं। जब भी कोई रूलर बनता था, वो क्या करता था, जो सिटीज़ होती थी ना, उन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता था, सिटीज़ को लूटा जाता था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेल्थ हुआ करती थी, तो उसको लूट पाट लिया करते थे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो गौड़ की इम्पॉर्टेंस है ना, वो धीरे धीरे एज एन अर्बन सेंटर कम होने लगती है और दूसरे टाउन्स की तरफ, दूसरी सिटीज़ की तरफ शिफ्ट बढ़ जाता है। अब हम आ जाते हैं इसके प्लानिंग और आर्किटेक्चर की तरफ। तो पहले हम जानेंगे कि इसकी जोग्राफिकल लोकेशन की है। हमने पढ़ा कि एक तो ये ना गंगा रिवर के पास सिचुएटेड थी, तो उससे क्या होता था ना, रिवर ना अपना कोर्स चेंज करती रहती हैं, इधर उधर मूव करती रहती हैं, जिससे हमेशा ये खतरा बना रहता था कि कहीं फ्लड ना आ जाए। तो इससे बचने के लिए ना क्या किया गया था कि सिटी के चारों तरफ ना स्टोन की वॉल बना दी गई थी, ताकि फ्लड्स ना आए, फ्लड से प्रोटेक्ट कर सकें। तो हम एक तरह से देखते हैं कि सिटी के वेस्टर्न साइड में गंगा है, जिससे एक तरह की प्रोटेक्शन मिलती है कि कोई एकदम से अटैक नहीं कर सकता। और ईस्टर्न साइड ना हमें ये एम्बैकमेंट मिलते हैं और एक गड्ढा मिलती है, खाई जो होती है, तो दोनों साइड से सेफ दिखता है। अब बंगाल क्योंकि कोस्टल एरिया है, तो वहाँ हमें ना एक वाटर बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम भी दिखता है, यानी कि हम ट्रेड वगैरह बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बट जो रिवर शिफ्ट होती रहती है, वो एक तरह का ड्रॉबैक है। सिटी का अगर हम आर्किटेक्चर, प्लानिंग और उसका पैटर्न देखते हैं ना, तो ये हमें कम्प्लीटली इस्लामिक सिटी लगती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मस्जिद हैं, मदरसे हैं, और जो आर्किटेक्चर है उसमें इस्लामिक फ़ीचर यूज़ किया गया है। सिटी की अगर बात करें ना, तो इसके सदर्न साइड में तो
सिटाडेल पैलेस है, यानी जो ऊंचाई पर जो एरिया बना हुआ रहता है, जो कि एक तरह का रॉयल पैलेस हमें वहाँ पर दिखता है। एंड इसके नॉर्दर्न साइड में हमें फोर्ट का, किले का मेन गेट दिखता है, जिसे हम दाखिल दरवाज़ा कहते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारी मॉस्क बनी हुई हैं, जैसे यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी कर रखी, तंतीपारा मॉस्क एंड बड़ा सोना मॉस्क। इसमें तंतीपारा मॉस्क इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इसमें ना टेराकोटा आर्ट दिखाई देती है। अब टेराकोटा एक तरह का मटेरियल होता है, तो उसको यूज़ करके ना उस पर कुछ कार्विंग की गई है, कुछ नक्काशी की गई है। अब जो आर्किटेक्चर है ना, जो फोर्ट्स बने हैं, गेट्स बने हैं, वो ज़्यादातर ना लोकल ब्रिक्स का यूज़ करके बनाए गए हैं। मतलब लोकली जो ब्रिक्स अवेलेबल थी उन्हीं को यूज़ करके बनाया गया है। एंड उसके अलावा क्या किया गया है, जो टेराकोटा है उससे जो बिल्डिंग्स हैं उनको डेकोरेट किया है टेराकोटा मटेरियल से। एंड जैसे हमने इसकी हिस्ट्री में पढ़ा कि जो बिल्डिंग्स थी वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती थी, तो जो पैलेस है ना उसको उसकी जो मतलब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है, वो मतलब इस तरह से डिस्ट्रॉय हुआ है कि उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता। जो आर्किटेक्चर है, जो स्टाइल है बिल्डिंग्स के बनने का, वो बहुत ही डिफरेंट सा है। एंड इसी वजह से जो बाद में हमें टेम्पल्स दिखाई देते हैं वो भी इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। जब बंगाल में सुल्तान थे तो उस टाइम पर ना हम जो आर्किटेक्चर देखते हैं उसका अपना ही एक फ़ीचर है, अपना ही एक लोकल फ़ीचर है। बट 17-18 सेंचुरी में हम थोड़ा सा बंगाल में मुग़ल का भी इन्फ्लुएंस देखने लगते हैं। बंगाल में जब सुल्तान थे तो उस टाइम पर उनके अंडर में ना ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सेंटर भी बना, किस चीज़ का, ट्रेड और कमर्शियल एक्टिविटीज़ का। ये इतना ज़्यादा यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती थी कि जब बख्तियार खलजी, जो कि अभी हमने पढ़ा, जो कि मोहम्मद गौरी के सबऑर्डिनेट थे, वो जब अपनी ट्रूप्स, अपनी आर्मी के साथ एंटर किए ना हमला करने के लिए, तो लोगों ने समझा कि शायद ये ट्रेडर्स हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी एंड उसकी वजह से बहुत सारी मार्केट्स भी खुल रही थी एंड दूर दूर के एरियाज़ से मर्चेंट्स आया करते थे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हैं, अफ़गान्स, एबिसीनियंस। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था सिल्क को प्रोड्यूस करने का भी और एक्सपोर्ट करने का भी। और सिल्क जो है वो एक्सपोर्ट रशिया जैसे दूर के एरियाज़ तक भी एक्सपोर्ट होता था। पांडवा, जिसे फ़िरोज़ाबाद भी बोलते हैं, उसका वो भी एक कैपिटल रह चुकी है और यहाँ पर भी हमें बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट्स दिखाई देते हैं, जैसे कुतुब शाही मॉस्क, एक लाकी मौज़ोलियम एंड अदीना मस्जिद। और ये सिटी कैसी थी, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी हुआ करती थी, दूर दूर से मर्चेंट्स आया करते थे, जैसे इनका चाइना के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन। तो बंगाल के जो सुल्तान थे और चाइनीज़ के जो राजा थे उनके बीच में एक्सचेंज हुआ करता था चाइनीज़ एम्बेसीज़ के थ्रू। एंड चाइनीज़ सोर्सेज से हमें पता भी चलता है कि वो किस तरह से जो इस एरिया की, जो पांडवा एरिया की जो मार्केट्स हैं, जो शॉप्स हैं, उसको कैसे प्रेज़ करते हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के अलावा यहाँ हमें कल्चरल एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती हैं, जो लैंग्वेजेस हैं और लिटरेचर है वो भी डेवलप होती हुई दिखाई देती हैं। एंड इसके अलावा हिंदू मुस्लिम जो कल्चर है उसका हमें एक फ्यूजन दिखाई देता है, एक मिक्सचर दिखाई देता है। जैसे कि इसका एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि सैयद सुल्तान ने उनका एक वर्क है नबी बंगसा करके, जिसमें उन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि जो इस्लाम में नबी का कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है, वो हिंदूज़ का जो अवतार का कॉन्सेप्ट है ना, उससे मिलता जुलता ही है। ये एरिया हमें पिलग्रिमेज का भी सेंटर दिखाई देता है, यानी रिलीजियस ट्रैवलिंग का, तीर्थ यात्रा पर लोग आते हैं। क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि जो सूफ़ीज़ थे वो यहाँ पर आकर सेटल्ड हो गए थे, तब उन सूफ़ीज़ की ना यहाँ पर दरगाह है, जैसे बड़ी दरगाह, छोटी दरगाह, तो लोग दूर दूर से ट्रैवल करके यहाँ आते हैं उन दरगाहों पर विज़िट करने के लिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट रीजनल सिटी की तरफ, जो है गुलबर्ग एंड बीदर। तो बेसिकली जो बहमनी एम्पायर था ना, उसकी सबसे पहली कैपिटल गुलबर्ग रह चुकी थी। एंड जब अहमद फर्स्ट ने अपनी कैपिटल को गुलबर्ग से बीदर शिफ्ट किया, एंड इस शिफ्ट की वजह से जो गुलबर्ग की पोजीशन थी ना वो सेकेंडरी हो जाती है। इसके आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो हमें पर्शियन, जो कि मुगल्स का था, एंड सल्तनत, जो बंगाल के सुल्तान थे, उनका मिक्सचर दिखाई देता है वहाँ की बिल्डिंग के आर्किटेक्चर में। जिसमें मेन कौन सा है, गुलबर्ग फोर्ट बना हुआ है, जिसे कि निज़ाम शाह बहमनी ने बनवाया था, और जामा मस्जिद है जो कि आर्किटेक्चर को लेकर बहुत प्रोमिनेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो गुलबर्ग ना एक सूफ़ी सेंटर भी रहा है, वहाँ पर भी बहुत सारे हमें सूफ़ी दिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है चिश्ती सिलसिले के हज़रत गैसू दराज और नेमतुल्ला सूफ़ी जो हैं, वो इन सब की हमें, जो वहाँ के रूलर भी थे, इनफैक्ट अहमद शाह जो थे वो इनको बहुत मानते भी थे, नेमतुल्लाही सूफ़ीज़ को बहुत माना करते थे। अब गुलबर्ग की कहानी थोड़ी चेंज होती है
उसकी पोजीशन थोड़ी डाउन हो जाती है जब अहमद फ़र्स्ट जो वहाँ के रूलर थे वो डिसाइड करते हैं कि अब हम एक नई कैपिटल बनाएंगे, यानी गुलबार्ग को हटाकर उन्होंने क्या किया, बीदर को अपनी कैपिटल बनाया। बहमनी कैपिटल यानी बहमनी किंगडम की जो कैपिटल थी वो अब बीदर बनी। इसका रीज़न ये था कि जो बीदर की लोकेशन थी ना वो बहुत अच्छी थी। लोकेशन कैसे अच्छी थी, एक तो वहाँ पर आपको जो वाटर की सप्लाई है वो बहुत अच्छी मिल रही थी। दूसरा जो इसका फ़ायदा था ना वो ये था कि ये लोकेशन डिफेंस के लिए भी बड़ी सूटेबल थी। नॉर्थर्न प्लेट्यू से हमारा एक तरह से हम पर कोई डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता था। एंड इसके अलावा क्या था कि पास ही में हमें कल्याणी सिटी भी दिखती थी। वो उस सिटी की क्या ख़ास बात थी कि जितने भी ट्रेड रूट्स थे ना वो सब यहीं पर मिलते थे, तो एक तरह से ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी वो एक अच्छा सोर्स था। तो इन सब फीचर्स की वजह से जो बीदर था वो काफ़ी टाइम तक कैपिटल ही रहा। अब हम आते हैं इसके प्लानिंग और आर्किटेक्चर पर। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आएगी सिटीज़ में जो स्ट्रीट्स थी, जो गलियाँ थी, तो ग्रिड स्ट्रीट्स हमें मिलती हैं। ग्रिड स्ट्रीट्स कैसी होती हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट हैं और चौड़ी चौड़ी हैं और आपस में एक दूसरे को कट भी कर रही हैं। साथ ही जो सिटी थी ना वो हर एक डायरेक्शन से मेजर रूट से कनेक्ट करती थी, यानी आसानी से लोग आ जा सकते थे। अब बात करें अगर इसकी नॉन रॉयल बिल्डिंग्स की, तो सबसे पहली जो चीज़ है जिसमें क्या आएगी कि महमूद गवंस ने मदरसे बनवाए थे और चौबारे बनाए थे। एंड साथ ही हमें सूफ़ी के मकबरे और छोटी छोटी मस्जिदें भी देखने को मिलती हैं। अब सिटी जो थी वो फोर्टिफाइड थी, यानी उसके चारों तरफ दीवार हुई हुई थी। एंड उसके नॉर्दर्न साइड में सिटाडेल था। अब सिटाडेल जहाँ पर रॉयल बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। अब इसको क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट था तो इसको ना जो बाकी की सिटी है उससे सेपरेट कर रखा था। एंड जो उसकी नॉर्दर्न साइड में क्या कर रखा था, डिफेंस के लिए उसको उठा रखा था, ऊंचा कर रखा था ताकि कोई इजीली वहाँ से अटैक ना कर सके। तो सिटाडेल के एक साइड हमें एलिवेटेड एरिया दिखता है यानी उठा हुआ है, लेकिन एक साइड हमें लो लाइंग एरिया दिखता है यानी थोड़ा नीचे झुका हुआ एरिया दिखता है। अब उसका रीज़न ये था कि उससे कुछ फैसिलिटी हमें मिलती, जैसे कि जो वाटर है उसको हम कलेक्ट कर सकते थे, उसको स्टोर कर सकते थे। उसके लिए वहाँ पर कुछ कैनाल्स भी बनाई गई थी। अब कैनाल्स क्या होती थी, कुछ कनाल बनाई गई थी जिससे कि वाटर सप्लाई होती रहे। एंड जो सिटाडेल का साउथ वाला एरिया था वहाँ पर हमें दिखाई देती हैं इम्पॉर्टेंट रॉयल बिल्डिंग्स, जैसे कि गुंबद दरवाज़ा, रंगीन महल। इधर को प्लानिंग करके बनाया गया था 2 जोन में। एक तो नॉर्थ में उसका जो था वो रॉयल वाला सेक्शन था जहाँ पे कि फोर्ट वगैरह होंगे, और दूसरा जो साउथ वाला एरिया था वहाँ पर सिटी थी, पूरा शहर था। बीदर में बिल्डिंग्स बनाने के लिए ना लोकल बेजल्ट और लेटराइट स्टोन्स का यूज़ किया गया है। बेजल्ट जो स्टोन होता है वो कौन सा होता है, वॉल्केनो रॉक होता है जो वॉल्केनो के लावा से बनता है। एंड लेटराइट स्टोन जो है वो एक डिफरेंट टाइप का स्टोन होता है। एंड साथ एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ के एक्सटीरियर्स को यानी बाहर वाले एरियाज़ को डेकोरेट करने के लिए पॉलीक्रोमेटिक ग्लेज टाइल्स का यूज़ किया गया, यानी आपको डिफरेंट कलर की टाइल्स लगी हुई दिखाई देंगी जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और डेक्कन में सिर्फ कुछ ही जगह हैं जहाँ पर इसका यूज़ किया गया है। तो जितने भी फीचर्स थे ना ये जो शुरू किए गए थे इनको बाद के लोगों ने भी इसको कॉपी किया, इसको फॉलो किया। जैसे हमें विजयनगर की बिल्डिंग्स में देखने को मिलता है या बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा के आर्किटेक्चर में भी हमें ये चीज़ें दिखाई। इधर का जो आर्किटेक्चर है ना उसमें हमें पर्शियन आर्ट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिखाई देता है, जैसे कि चार मीनार है या फिर गुलबार्ग की ईदगाह है। इसका रीज़न ये था कि जो बीदर एरिया था वो वहाँ पर ईरान और सेंट्रल एशिया से काफ़ी लोग आए थे। जो सूफ़ीज़ थे वो भी ईरान से थे, तो हमें एक ईरान का फ्लेवर वहाँ पे इसीलिए वहाँ के आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो ये टॉपिक्स थे जो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले और हमने इन्हें सॉल्व किया। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ।